हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार शिक्षक बहाली एग्जाम के लिए जो रिटेरिया के द्वारा बुक जारी किया गया 15 सेटों का, उसका सेट नंबर 6 हम लोग देखेंगे। इसके पहले 1 to 5 सेट जो है आपको अच्छे से करवा दिया गया है। तो देखते हैं आज सेट नंबर 6 को। जो सेट नंबर 6 है उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1559 ईस्वी में वेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। तो ऑप्शन है फ्रेंच, डेनिश, डच या पुर्तगाली। तो याद रखिएगा, जो ये लड़ाई हुआ था वो आपका अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो हम लोग को ये जानना है कि डच जो है वो भारत आए कब थे, अर्थात जो डच कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना होता है वो आपका होता है 1602 ईस्वी में। ठीक। और इन्होंने जो सबसे पहला अपना जो कंपनी ये कारखाना स्थापित किया था वो किया था मसूलीपट्टनम में। ठीक। और अंग्रेज़ों के साथ इनका जो युद्ध होता है वेदरा का युद्ध, इस युद्ध के बाद जो है इनकी जो स्थिति है, मतलब प्रतिद्वंद्विता है, वो लगभग भारत में समाप्त हो जाती है। वहीं अगर बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच से का याद रखेगा एक युद्ध हुआ था वंडीवास का युद्ध, वंडीवास का। और वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1760 में, मतलब 59 के जस्ट बाद जो है 1760 का जो युद्ध होता है उसमें क्या है कि फ्रेंच और अंग्रेज ये दोनों लड़ते हैं। और इस युद्ध के बाद जो फ्रेंच है उनका भारत में जो है वो प्रतिनिधित्व लगभग समाप्त ही हो जाता है। ठीक है, ये कंपनी फ्रेंच जो कंपनी है लगभग भारत में समाप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखो 1759 1760, और उसी के लगभग में आपको जो है 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। ठीक। और 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो एग्जाम में क्या किया जाता है, इन चारों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप इन्हें क्रम में लगाइए, क्योंकि ये चारों जो है लगभग एक ही ईयर के आसपास के हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है? प्लासी होता है। प्लासी के बाद आपका जो है वेदरा का युद्ध होगा जिसमें डच बाहर हो जाएंगे। उसके बाद वांडीवास होगा जिसमें फ्रेंच बाहर हो जाता है। और 1764 होता है जिसमें कि आपका बक्सर का युद्ध में मुगल बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से चार जो युद्ध है वो आपका यहाँ पे हो रहा है, और इन चारों को आप याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो राजनीति को त्याग दिए थे और पुडुचेरी में एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था अरबिंदो आश्रम। कौन सा आश्रम बनाया था इन्होंने? अरबिंदो आश्रम। और पूछा जाए इन्होंने कब बनाया था अरबिंदो आश्रम, तो ये जो है 1926 ईस्वी में ये बनाते हैं अरबिंदो आश्रम, 1926 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे कर्मयोगी, युगांतर, फिर वंदे मातरम एक पत्रिका जो है वंदे मातरम पत्रिका, ये भी जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। और अरविंद घोष ने ही जो है वो कांग्रेस के बारे में बोला था कि कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये सारी चीज़ जो है अरविंद घोष के बारे में रिलेटेड है। देखो, अरविंद घोष जो है स्टार्टिंग के फेज में जो है 1905 से 1902 से लेकर 1910 तक काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फिर क्या है कि एक बम धमाका होता है 1908 का, अलीपुर बम धमाका। उसके बाद ये जेल चल जाते हैं। उसके बाद जब वो जेल से रिहा होते हैं उसके बाद से ही वो जो है सेवानिवृत्त होकर पुडुचेरी में रहने लगते हैं और वहीं पे आश्रम बना लेते हैं। और इनका जो मृत्यु है वो 1950 ईस्वी में यही पुडुचेरी में ही हो जाता है। वहीं अगर बात करें भीकाजी कामा की, तो भीकाजी कामा को जो है वो भारतीय क्रांति के जननी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या है कि पहली बार भारत के बाहर विदेशी धरती पे भारतीय झंडा को लहराया था। अगर पूछा जाए कहाँ लहराया था, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में इन्होंने जो है वो झंडा लहराया था 1907 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के बारे में मालूम यही है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में। तो ये सारे फैक्ट जो है याद रखिएगा। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किस वर्ष। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किया जाता है 1897 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी।
ठीक। और 1893 की बात करें तो इसी वर्ष क्या हुआ था, शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था। उसी के बाद से इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा था। स्वामी विवेकानंद का अगर मूल नाम देखें तो वो नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। और फिर बाद में जो है इन्हें खेतरी के महाराज जो थे अजीत सिंह, खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने इनको जो विवेकानंद नाम दिया था। तो ये सारा फैक्ट जो है याद रखिएगा। और इनके द्वारा कई सारा बुक लिखा गया था, कर्मयोगी, राजयोग और ज्ञान योग, ये 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये 3 पुस्तक जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा जाता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, वो इन्हीं के याद में मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के नाम याद में। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, सर चार्ल्स डिकेंस, विलियम कैरी, जोशुआ या सर विलियम हॉकिंस। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकेंस के काल में ही जो है सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और जो सर विलियम जोन्स था, इसने क्या किया था, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, द एशियाटिक सोसाइटी। और पूछा जाए कब किया था, तो 1784 ईस्वी में। ये दोनों जो है आपका किस गवर्नर जनरल के टाइम में थे, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही जो है वो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद होता है। और वो बिल्किंस को जो है आश्रय देने का काम जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। अगर बात करें विलियम हॉकिंस की, तो विलियम हॉकिंस कौन था, ये जो है एक प्रथम आप कह सकते हैं अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। किसका लेटर लेके, तो जेम्स प्रथम का लेटर लेके जो ये जहांगीर के दरबार में आया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है लॉर्ड बिजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा स्वीकार किया गया था। हैदराबाद के निजाम, मराठा के पेशवा, अवध के नवाब या कर्नाटक के नवाब। तो याद रखिएगा ये जो है सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। और अगर ईयर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1798 ईस्वी में जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है ये आपका सहायक संधि किया था। और मराठा की अगर बात करें तो मराठा जो है आपका 1801 ईस्वी में ये संधि करते हैं। और अवध का नवाब ये भी 1801 ईस्वी में जो है सहायक संधि करता है। देखो जो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो ये जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दिया था, डुप्ले ने दिया था। इसमें होता ये था कि हम जो है आपकी सहायता करेंगे, सैनिक सहायता करेंगे, आप बदले में जो है हमें आश्रय देना और हमें जो है उस सैनिक सहायता के बदले में पैसे भी देना। तो ये काम जो है वो किया गया था, डुप्ले के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन अपनाने का जो काम है वो ब्रेजली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये काम इसने किया था और इससे जो अंग्रेज साम्राज्य को काफ़ी फायदा भी हुआ था। देखते आगे। पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था। ऑप्शन है टी आर होम्स, डब्ल्यू टेलर, एल आर रीस या जेम्स ऑटरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टी आर होम्स। टी आर होम्स ने जो है वो बोला था 1857 की जो क्रांति है वो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। वहीं अगर बात करें डब्ल्यू टेलर की, तो डब्ल्यू टेलर के द्वारा बोला गया था कि ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। ये किसने बोला था, तो डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये बोला गया था। और एल आर रीस की बात करें तो एल आर रीस ने बोला था कि ये ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र है, ईसाई के विरुद्ध षड्यंत्र है। ये किसने बोला था, ये आपका एल आर रीस ने बोला था, एल आर रीस। और जेम्स ऑटरम ये भी जो है डब्ल्यू टेलर का ही बात बोलता है, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑटरम दोनों के द्वारा बोला गया था। एक नाम याद रखिएगा डिजरायली का, ठीक है। डिजरायली ने क्या बोला था कि 1857 का जो विद्रोह है वो आपका राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह। ये किसने बोला था, तो डिजरायली ने बोला था। आगे किस वर्ष कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। 1928, 1929, 1930 या 1931। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1931। 1931 में जो है वो क्या होता है कि आपका कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और उसी में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार की बात की जाती है और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का भी जो बात है वो इसमें किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगर बात करें 1929 का, तो ये आपको मालूम होगा कि ये आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें सबसे पहले जो है स्वराज को बोला गया था कि हम लोग जो है स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही अध्यक्षता की गई थी। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि पहली बार जो है वो आपका झंडा फहराया गया था। ठीक है, झंडा ये फहराया गया था इसमें, और इसी में बोला गया था कि हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ये लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था, और लाहौर अधिवेशन जो है वो आपका किस रावी नदी के तट पे हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी। तो देखो यहाँ पूछा जा रहा है पहली महिला अध्यक्ष, तो वो कौन थी। आपको मालूम होगा कि पहली जो महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये पूछा जा रहा है। तो जो 1917 का अधिवेशन था, 1917 का कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगर वो देखें कौन सा था, तो कांग्रेस का ये 32वां अधिवेशन होता है, तो याद रखिएगा 32वें अधिवेशन में। वहीं अगर बात करें 40वें अधिवेशन में, तो इसमें जो है सरोजनी नायडू ने जो है अध्यक्षता की थी। वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो बनी थी, और इन्होंने कहाँ किया था, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। कानपुर अधिवेशन की कौन, तो सरोजनी नायडू। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो 32वां में हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा, और कब, 1917 में। वहीं अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला के द्वारा कौन सा हुआ, तो 40वां हुआ था सरोजनी नायडू के द्वारा, और ये हुआ था कानपुर में। अगर ईयर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 1925 में। कब, 1925 में इन्होंने जो है अध्यक्षता किया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया, उसको मिलाना है। यह कौन जो है सही सुमेलित है। देखते हैं, पूछा जा रहा है स्वदेश मित्रन, तो स्वदेश मित्रन जो है ये जो सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है, ये सही है। इसके अलावा इन्होंने जो है द हिंदू नामक पत्रिका लिखा था, द हिंदू जो है इनके द्वारा लिखा जाता था। फिर अमृत बाजार पत्रिका ABP बोल सकते हैं, और इसे लिखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शिशिर कुमार घोष को। शिशिर कुमार घोष जो है इसके संपादक थे, और उनके साथ कौन था, तो उनके साथ जो है मोतीलाल घोष थे। तो ये भी आपका करेक्ट मैच होगा। आगे है सुधारक जो है इससे इस पत्रिका का काम जो है वो देखते थे जीके गोखले, इनके द्वारा जो है सुधारक पत्रिका देखी जाती थी। और मालूम होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु माना जाता है गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले को, और उन्हीं के द्वारा ये सुधारक पत्रिका जो है वो उसका संपादन किया जाता था। आगे वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये किया जाता था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, दादा भाई नौरोजी, और जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये सारे जो है आप याद रखिएगा। एक आपका जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में दिया गया, तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है एक पत्रिका का संपादन होता था जिसे बंगाली नाम दिया गया था। क्या, तो बंगाली पत्रिका का संपादन कौन करते थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये सारे जो है इससे रिलेटेड था। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था, मतलब किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही जो है वो क्या होता है, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है 1902 ईस्वी में। ठीक, और इस विश्वविद्यालय आयोग का जो है वो लीड कौन करता है, तो याद रखिएगा टॉमस रैले के द्वारा जो है उसका लीड किया जाता है विश्वविद्यालय आयोग का। टॉमस रैले के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग को लीड किया जाता है। और उसी विश्वविद्यालय आयोग का जब रिपोर्ट आता है तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है 1904 ईस्वी में।
1904 ईस्वी में। और उस टाइम कौन होता है आपका गवर्नर जनरल? तो आपका लॉर्ड कर्जन होता है। और इसी के टाइम में मालूम होगा कि बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद अगर बात करें विलियम बेंटिंक की, तो विलियम बेंटिंक के काल में ही जो है लॉर्ड मैकाले ने मैकाले की संसद दिया था, और जिसके में इसने बताया था कि ये जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उसमें वो जो है इंग्लिश के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी को जो है इसने शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो याद रखिएगा लिटन के द्वारा जो है वो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया जाता है। किसके द्वारा? तो लिटन के द्वारा। और इसी के काल में आप अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के काल में पारित होता है। इसके अलावा क्या है, इसके काल में आप जो है देखिएगा शस्त्र अधिनियम जो था, मतलब हथियार रखने का जो कानून था उसके ऊपर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही रानी विक्टोरिया जो है इसी के काल में क्या होता है कि उन्हें जो है केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है, अर्थात भारत की सम्राज्ञी जो है वो विक्टोरिया को बना दिया जाता है। ये सारा काम किसके काल में हो रहा है? तो लॉर्ड लिटन के काल में हो रहा है। अगर बात करें लॉर्ड मेयो की, तो आपको मालूम होगा कि जो पहली जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में ही हुआ था। और लॉर्ड रिपन में क्या हुआ था? तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, और नियमित जनगणना जो है ये आपका लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हो जाता है। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में मालूम है कि कैनिंग के टाइम में ही जो है आपका 1857 का विद्रोह होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1829। 1829 में जो है वो सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और इसमें देखो एक चीज़ पूछा जाता है कि जो सती प्रथा को घोषित किया जाता है अवैध, वो किस धारा के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा धारा 17 के तहत जो है इसे अवैध घोषित किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में किसके संदर्भ में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, होम रूल आंदोलन, गैर निगम आंदोलन या रॉलेट सत्याग्रह? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। रॉलेट एक्ट को बोला जाता है काला कानून, और इसमें क्या था कि किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसी में जो है सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद एक्चुअली दो लोग थे, एक तो आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरा जो है सत्यपाल। इन दोनों के गिरफ्तारी के बाद जो है मतलब उनके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा होते हैं, और वहीं पे अमृतसर में ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कहाँ पे? तो आपका अमृतसर में ये घटना घटा था। और इसमें कौन था अंग्रेज? तो आपका जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसे मारता बाद में कौन है? तो उधम सिंह के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है इंग्लैंड में, उधम सिंह के द्वारा। आगे है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? वर्धा, डांडी, साबरमती, सेवाग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका शुरू कर दिया जाता है साबरमती से ही, और यहीं से जो है गांधी जी डांडी मार्च के लिए निकलते हैं। और फिर जब ये डांडी पहुंचते हैं तो वहाँ पे नमक कानून तोड़ के जो है औपचारिक रूप से ये किया जाता है। लेकिन अगर शुरुआत माना जाए तो आयोग के द्वारा बोला गया कि साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा ये नारा दिया जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। और इन्होंने जो है ये कब बोला था? और ये दिया था इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के टाइम में, स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। अच्छा, एक इनके द्वारा जो है वो आप कविता का संग्रह किया गया था, ए न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ए न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है एक कविता था, उसका संग्रह जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी में जो है 1942 ईस्वी में
1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कहाँ पे? तो जर्मनी में। और कब किया था? तो 1942 में। और किसने किया था आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रास बिहारी बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि बाद में जो है 1943 के आसपास सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आज़ाद हिंद फौज का कमान अपने पास ले लिया था, अर्थात वो सेनापति बन गए थे किसके? आज़ाद हिंद फौज के। तो ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड था। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो याद रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और ये खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? तो ये जो है 1919 में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है वो जो टर्की के सुल्तान थे उसे जो है खलीफा की पदवी से हटा दिया था। उसी के विरुद्ध में पूरे जो मुस्लिम समुदाय था वो खिलाफत आंदोलन कर रहा था। ठीक, तो ये जो भारत में नेतृत्व कौन करते हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है उसका अध्यक्षता किया जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस, उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा 23 नवंबर 1919 को। आगे गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब देते हैं? ऑप्शन है 1932, 1935, 1939 या 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने 1934 में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि उन गांधी जी के द्वारा जो है, और गांधी जी के द्वारा इस्तीफा देने का कारण बताया जाता है कि उस टाइम जो है मतलब छुआछूत वगैरह या फिर ऊंच नीच की भावना, ये सारे कई सारे मुद्दे जो उठ रहे थे, और उस मुद्दे का जो नई पीढ़ी थे उनके साथ जो है वो जो है गांधी जी के बात से डिसएग्री हो रहे थे। तो उसी के बाद गांधी जी ने जो है 1934 में ये इस्तीफा दे देते हैं और फिर ये ग्रामीण कार्यों में लग जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण कार्यों में गांधी जी लगते कुछ समय के लिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दिया था। आगे है कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ? तो याद रखिएगा ये जो है आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन के बाद। स्वदेशी आंदोलन माना जाता है बंगाल विभाजन का। तो 1905 के बाद ही जो है ये नरमपंथी और गर्मपंथी का जो मुद्दा है, मतलब दोनों में जो मतभेद है वो बढ़ जाता है। और अंतर क्या होता है? 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हो जाता है। कौन सा? सूरत विभाजन। और सूरत विभाजन का मतलब क्या है कि सूरत में जब ये अधिवेशन होता है तो वहीं पे दोनों पार्टी के द्वारा जो है अपने अपने उम्मीदवारों को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। जैसे जो गर्म पंथ के लोग थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक जो है वो अध्यक्ष बने, जबकि जो नरम दल के लोग थे वो किन्हीं और को बनाना चाहते थे। तो अध्यक्षता के मुद्दे पे और भी कुछ और मुद्दे को लेके जो है दोनों में मतभेद होता है। कब? तो सूरत विभाजन के टाइम में, ये सूरत अधिवेशन के टाइम में। और उस टाइम जो है 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते रहता है? तो वो जो है रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता की जा रही होती है, रास बिहारी बोस के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे कि बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1928, 1927, 1925 या 1926। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1928। 1928 में जो है बारदौली सत्याग्रह होता है। और क्यों होता है ये जान लेते हैं। होता ये है कि बारदौली में जो है उसी टाइम क्या होता है कि बाढ़, अकाल और बाढ़ आता है। ठीक है, कुछ साल पहले से ही जो है 1925 के आसपास में वहाँ पे बाढ़ आता है, और उसके कारण पहले से ही जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। लोग जो है अब अपने जो भी जीविकोपार्जन था वो उनका प्रभावित होता है। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उस टाइम में भी 30% की वो वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तालका के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स में जो है वो 30% का वृद्धि हो जाता है। इसी के बाद जो है किसान हैं वो ये बारदौली सत्याग्रह करते हैं। और बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है? तो यह आपका नेतृत्व करने का काम जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा।
ठीक है। और इसी मतलब सत्याग्रह का जो है नेतृत्व करने के बाद वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था, सरदार की उपाधि मिला था। सरदार की उपाधि जो है इसी सत्याग्रह के बाद हुआ था। और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने जो है बारदौली की जो महिलाएं थी उनके नेतृत्व करते हुए ये दिया था। ऐसे आप याद रखिएगा, बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार का उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। कहीं कहीं पे महात्मा गांधी भी रहता है, तो वो बस एक रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ नहीं। आगे निम्नलिखित में कौन जो है सही विकल्प का चयन करना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। नीचे में ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे देखो हड़प्पा, तो हड़प्पा का हमको मालूम है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये किए थे दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने। तो 1 का सी देख लेंगे, 1 का बी है ये गलत हो जाएगा, 1 का सी है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो किसने खोजा था, लोथल को खोजने का श्रेय जो है वो आपका एस आर राव को जाता है। किसे, एस आर राव। मतलब 2 का आ जाएगा आपका डी नंबर, 2 का डी, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 का ई दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थात सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 का सी, 2 का डी। फिर बोला जा रहा है कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा जो है इसकी खोज किसने की थी, इसका एम.एस. बर्ड्स ने किया था इसका खोज, और उनके साथ जो है वो बॉबी लाल थे। तो यहाँ पे अगर देखें तो आर.एस. बिष्ट जो है वो हो जाएंगे। देखो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से रिलेट होता है 2 नाम, एक जिसे बोलते हैं लाल एंड थापर, लाल एंड थापर। और ये लाल एंड थापर कौन थे, तो एक तो आपका बीबी लाल है और दूसरा जो है वो बीके थापर। उनके द्वारा जो है कालीबंगा की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पे और जो ऑप्शन दिया हुआ वो है अमलानंद घोष। बाकी अगर इसे छोड़ भी दे तो बाकी को हम लोग अगर मैच करते हैं, जैसे आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर वो किनके द्वारा था, तो वो था बाई डी शर्मा के द्वारा। तो आपका 4 का हो जाएगा ए नंबर, 4 का ए सही है। उसके बाद धौलावीरा, तो धौलावीरा के लिए जो है वो कौन जाने जाते हैं, तो आर.एस. बिष्ट जाने जाते हैं, तो 5 का ई। तो इस तरीके से एक हमारा बच जाता है अमलानंद घोष, और वो हो जाएगा उसका आंसर कालीबंगन। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के नाम के वंश का नाम क्या था, मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश। तो देखो अजातशत्रु जो है वो आपका हर्यक वंश का शासक था, जो कि अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है। बिंबिसार का ये पुत्र था, बिंबिसार का, और इसने जो अपने पिता की हत्या कर दी थी। और बोला जाता है कि ये एक ऐसा था जिसने अपने पिता की हत्या की और इसका पुत्र ने जो है इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अजातशत्रु के बारे में ये बात तो बोला जा रहा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है, तो ये आपका हर्यक वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जाए मौर्य काल के दौरान संस्था एवं संचारी थे, तो संस्था एवं संचारी क्या होते थे, तो ये जो है गुप्तचर हुआ करते थे। इसमें संस्था क्या था कि एक ही जगह रह के जो है वो गुप्तचरी का काम करता था, जबकि संचार जो है वो घूम घूम कर जो है आपका गुप्तचर का काम किया करता था। लेकिन दोनों का संबंध किससे, जासूस से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी, ऑप्शन है परमदत्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका परमदत्त, परमदत्त ऑप्शन नंबर ए। और देखो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जो बात की गई है इसकी जानकारी हमें मिलती है गिरनार अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। जैसे जो है जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है, जूनागढ़ अभिलेख। और ये किस से संबंधित है, तो आपका रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित है। उसी में बताया गया है कि जो गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील का मरम्मत किया गया था, और ये किसने करवाया था, तो परमदत्त के द्वारा ये करवाया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था, ऑप्शन ए कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा जो कनिष्क था वो किसके दरबार में था, कनिष्क अश्वघोष जो है वो किसके दरबार में था, तो कनिष्क के दरबार में था। और कनिष्क के दरबार में रहने के साथ साथ इसने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। इस बुक के रचना के लिए ये फेमस हुआ था। वैसे कनिष्क के दौरान में और भी कई सारे लोग थे, जैसे नागार्जुन हो गया, नागार्जुन, उसके बाद फिर वसुमित्र,
वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व, ये सारे जो है कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। और आपको मालूम होगा कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे? नागार्जुन को बोला जाता है। इन्होंने ही जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र, और उसी में इन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया था माध्यमिक सूत्र में, इसलिए जो है नागार्जुन को बोला जाता है, नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। अच्छा, ये जो अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्रम लिखा गया, इसे जो है ये बौद्ध ग्रंथ का रामायण बोला जाता है। बौद्ध ग्रंथ का रामायण जो है किसे बोला जाता है? बुद्ध चरित्रम को बोला जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है सर्जरी का जनक किसे कहा जाता? सुश्रुत, वसुमित्र, शौनक या चरक? तो याद रखिएगा सर्जरी का जनक जो है वो बोला जाता है सुश्रुत को। इन्हें जो है प्लास्टिक सर्जरी का जो है वो जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है आपका सुश्रुत संहिता। उसी टाइप से चरक के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो आपका चरक संहिता है, और ये भी जो है एक चिकित्सक थे। आगे की मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो एक तो आप जो पिछला सेट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मनुस्मृति है वो आपका शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति जो है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो आपका सामाजिक व्यवस्था को लेके, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन जो है वो आपको मनुस्मृति में मिल जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि जैन ग्रंथ प्रशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भद्रबाहु, मैलिसन, हेमचंद्र, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा जो है ये बुक लिखा जाता है प्रशिष्टि परवान। और इसमें क्या है कि जो जैन भिक्षु होते हैं उनके बारे में बताया कि जीवनी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रशिष्ट परवन जो है वो हेमचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है वो आपको जैन जो भिक्षु है उनकी जीवनी के बारे में चर्चा मिलता है। अगर बात करें नागार्जुन की, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। इन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगर बात करें भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु जो है इन्होंने दिगंबर जो पंथ था जैन धर्म के अंदर उसका ये संस्थापक माने जाता है। इसके द्वारा जो है इन्होंने एक जैन तीर्थंकरों का जीवनी लिखा था जिसे कल्पसूत्र बोला जाता है। कल्पसूत्र, उसके रचनाकार कौन थे? तो वो आपके भद्रबाहु ही थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में बागभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो अष्ट संग्रह जो है ये आपका संस्कृत में लिखा गया है, और इसका जो संबंध है वो आपका चिकित्सा से है, चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पिछला सेट था उसमें भी ये काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की गई थी। आगे है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो याद होगा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। एकता था क्या? तो एकता जो है एक भूखंड दिया जाता था कि वो महीने के या मजदूरी के बदले जो है वो भूखंड दिया जाता था, ठीक है। तो वही एकता प्रणाली थी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आगे कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहांदार शाह। जहांदार शाह के बारे में मालूम होगा कि ये जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, और इसी ने जो है इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और ये जो है जहांदार शाह हो गया या बहादुर शाह प्रथम हो गया, ये सभी जो है उत्तरकालीन मुगल कहलाते हैं, ठीक। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो देखिए पुष्टि मार्ग का संबंध जो है वो आपका वैष्णव से है, ठीक है। वैष्णववाद से जो है इसका संबंध है, और इसकी जो पुष्टि की थी वो किए थे बल्लवाचार्य के द्वारा जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा बल्लवाचार्य। उसके बाद अगर बात करें रामानंद की, तो रामानंद जो है वो भक्ति मार्ग के थे, और इनके 12 शिष्य हुआ करते थे, जिनमें आपको मालूम होगा कि रैदास, कबीर हो गया, फिर उसके बाद धन्ना, सेना और पीपा, ये सारे जो है वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। वहीं चैतन्य की अगर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु बोला जाता है कि ये भी जो है वो वैष्णववाद के संस्थापक थे बंगाल में। बंगाल में अगर पूछा जाए वैष्णववाद के संस्थापक तो वो चैतन्य को माना जाता है। और शंकराचार्य की अगर बात करें तो इन्होंने जो है 4 पीठों की स्थापना की थी,
देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण अर्थात IAEA का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो है IAEA का मुख्यालय है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है वो आपका हुआ था 29 जुलाई 1957 को। 29 जुलाई 1957 को जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि परमाणु ऊर्जा का जो है शांतिपूर्ण रूप से जो है उपयोग किया जाए। आगे मिलान करना है देश और उसके राष्ट्रीय पक्षी से देखते हैं। देखिए जापान का क्या हो जाएगा? जापान का हो जाएगा I-20। जापान का I-20 जो है राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। कनाडा का हो जाएगा आपका गंजा ईगल अर्थात 2 नंबर। भारत का ये मिलान सही है बाघ। और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1 अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा हुआ है कि रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेन रहीम। रूस और फिनलैंड की जो सीमा है वो आपका मेन रहीम के नाम से जाना जाता है। और आपको मालूम होगा कि अभी जो है नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वो आपका फिनलैंड बना है। ठीक है, नाटो का 31वां सदस्य जो है वो आपका फिनलैंड है। फिर मैग्नॉट के बारे में बोला जा रहा है। तो मैग्नॉट जो है वो आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक बहुत मज़ेदार ट्रिक आपको बताते हैं मैग्नॉट को याद रखने के लिए। देखो मैगी को अगर आप जरा के फ्राई करते हो तो फिर जो है मतलब एक तरीके से जरा के फ्राई कुछ लोग करके खाते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हो मैगी नॉट मतलब जरा से क्या हो गया जर्मनी और फरा से हो गया आपका फ्रांस। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं मैगी नॉट को कि जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को दर्शाता है। डोरेंट रेखा की बात करें तो ये जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा जो है आपका डोरेंट रेखा है। और अगर बात करें हिंडनबर्ग रेखा की तो ये किसके बीच में है? ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो आपका हिंडनबर्ग रेखा आ जाएगा। फिर भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो स्टॉक मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई क्या करता है? तो ये आपका मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और IRDAI क्या है? ये आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। फिर अगर पूछा जाए टेलीकॉम कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? तो आपका जो है ट्राई के द्वारा टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। आगे कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1960, 1965, 1969 या 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है इसका 1962 में शुरुआत माना जाता है। 1962 में हुआ ये था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 1962 को माना जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती वर्ष। क्यों अभी बताया? क्योंकि इसी टाइम क्या हुआ था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। और उसके बाद जो है फिर 1969 में क्या है कि इसरो का स्थापना होता है। और 1972 की अगर बात करें तो 1972 में क्या हुआ है कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। अंतरिक्ष आयोग उसका स्थापना जो है वो आपका किया जाता है 1972 में। और विभाग भी एक बना दिया जाता है अंतरिक्ष विभाग, स्पेस डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें 1972 में हुई थी। तो आपको याद रखना है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती वर्ष की अगर बात करें तो वो आपका 1962 है, 1962। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगर जनक की बात करें तो विक्रम साराभाई को जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसलिए जो इस बार का जो चंद्रयान का आपका लैंडर है उसका नाम भी आपका विक्रम है। आगे निम्नलिखित से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण और वृद्धि और प्रजनन। बोल रहा है कि कौन सा जीवन की प्रक्रियाएं जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो देखो भोजन बनाना ये जो है दूसरे सेंस में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि डायरेक्टली जो मटेरियल है वो हम लोग लेते हैं प्रकृति से, उसके बाद भोजन बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपका जंतु में नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भोजन बनाना यहाँ भी गलत हो जाएगा। फिर प्रजनन और अंकुरण ये भी जो है वो नहीं देखा जाता है जंतुओं में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि और प्रजनन, ये जो है पौधे और जंतु दोनों में
देखे जाते हैं। फिर पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए वर्णमाला से, कहानी से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से। तो पढ़ने का प्रारंभ बोला जाता है कि अर्थपूर्ण सामग्री से करना चाहिए। आगे परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, तो परिपक्व विद्यार्थी का लक्षण माना जाता है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, उन्हें जो है परिपक्व जो है विद्यार्थी माना जाता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी जो दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। पूछा जा रहा है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम बोला रहता है वो मधुमक्खी पालन की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा अवधि माना जाता है। कारण क्या है कि जो मधुमक्खी होते हैं उन्हें क्या चाहिए, फूलों का रस चाहिए, और इस टाइम जो है आपको ठंडी के मौसम में क्या होता है, सरसों वगैरह के जो खेत होते हैं वहाँ से इन्हें प्रचुर मात्रा में वो रस की प्राप्ति हो जाती है, फूलों के रस की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये मौसम जो है माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए अच्छी अवधि माना जाता है। फिर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो याद रखिएगा इंदौर में जो है इसका आयोजन किया गया था, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो जो है गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली जो है वो इसके मुख्य अतिथि थे, मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, कहाँ के? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जा रहा है? तो ये जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि ये जो है मोटे अनाज का वर्ष होगा, इसलिए जो है मिलेट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और ये जो चीज़ है मतलब मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का जो घोषणा किया गया ये तो यूएन के द्वारा किया गया, लेकिन ये जो प्रस्ताव लाया गया था ये भारत के द्वारा लाया गया था। आगे कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने वो हैं क्रिस हिपकिंस, ये जो है बने। और पहले कौन थी? तो जेसिंडा अर्डर्न थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है क्रिस हिपकिंस यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने न्यूजीलैंड के। आगे प्रिजर आर्किटेक्चर एवं पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका डेविड एलन चिपरफील्ड ने ये अवार्ड जीता है। कौन सा? प्रिजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका अहमदाबाद जो आर्मी का कैंट है वहाँ पे इसका 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। और एक पूछा जाता है कि पहला पोस्ट ऑफिस जो है 3D पोस्ट ऑफिस वो कहाँ पे बनाया गया? तो वो आपका बनाया गया बेंगलुरु में जो है वो बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। आगे मिलान करना है मतलब उत्सव और राज का कि कौन सा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए त्रिशूर परम उत्सव जो है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है आपका केरल में मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो केरल है नहीं। कौन विकल्प सही सुमेलित है सिर्फ हमें ये जानना है। तो त्रिशूर परम उत्सव ये आपका तमिलनाडु नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा केरल। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। फिर है खारची उत्सव, तो खारची उत्सव ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाता, तो ये भी सुमेलित नहीं है। फिर है तुरगिया उत्सव जो है ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है परशुराम कुंड महोत्सव, ये भी आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखो बाकी भी जो है ना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं। आगे कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो याद रखिएगा 2023 तक का ही जो टाइम पीरियड है वो आपका कालाजार से मुक्ति के लिए रखा गया है। जबकि अगर WHO की बात करें तो WHO जो है वो 2030 तक का लक्ष्य रखा है कालाजार से मुक्ति के लिए। वहीं अगर बात करें कालाजार की, तो कालाजार के बारे में जान लीजिए ये परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है और इसका जो वाहक होता है वो होता है आपका बालू मक्खी के द्वारा जो है इसके परजीवी को ये फैलाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ मतलब जो परजीवी होता है वो आपका होता है लिस्मेनिया डोनावानी, उसके द्वारा ही जो है ये आपका कालाजार का बीमारी होता है, डोनावानी के द्वारा, लिस्मेनिया डोनावानी। आगे की वर्तमान में IRDAI अर्थात भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं देवाशीष पांडे।
देवाशीष पांडे जो है IRDAI के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो IRDA होता है वो इस टाइप से लिखा होता है, और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 37 में IRDAI था, यहाँ पे क्या है थोड़ा मिसप्रिंट है, ये कहना जो है वो वही चाह रहा होगा IRDAI। तो उसका रेगुलेट वो क्या चीज़ का होता है, वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक, तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 51 में पूछा जा रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा, ये जो है हमारे दिमाग का सेरिबेलम जो होता है उसके द्वारा हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो देखो रक्त है, हृदय है, धमनियाँ हैं, बड़ी आंत नहीं है। बड़ी आंत का काम क्या है, ये आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, तो ये जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन वाले में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, पूछा जा रहा है सरसों किस कुल का पौधा है। तो याद रखिएगा सरसों जो है वो आपका क्रूसीफेरी जो वर्ग है उस वर्ग का पौधा होता है, और इसी वर्ग में आपको सरसों के अलावा और क्या मिल जाएगा, तो क्रूसीफेरी वर्ग में ही जो है सरसों के अलावा आता है आपका मूली, सलजम, ये सभी जो है वो आपका क्रूसीफेरा वर्ग में आ जाता है। बाकी के ऑप्शन को भी देख ले रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि मालवेसी। तो याद रखिएगा मालवेसी के अंतर्गत आपको क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है कपास आ जाएगा मालवेसी के अंतर्गत। इसके अलावा क्या है कि भिंडी और गुड़हल भी जो है ये आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, मालवेसी के अंतर्गत आ जाता है गुड़हल। फिर जो है ल्यूमिनेसी क्या होता है, ल्यूमिनेसी के अंतर्गत मेनली आपको जो है वो वैसे आते हैं जैसे कि इमली हो गया, दलहनी, सभी दलहन फसल जो है वो ये जो है ल्यूमिनेसी के अंतर्गत सभी दलहनी पौधे आ जाते हैं। ल्यूमिनेसी के अंतर्गत सभी दलहन पौधे आ जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सोलेनेसी क्या होता है, तो सोलेनेसी में जो है आपका आलू, मिर्च, बैगन, ये सारे आपके सोलेनेसी में आ जाते हैं। तो मेनली आप याद रखिएगा सरसों किस में आता है, तो आपका क्रूसीफेरा में आता है, कपास किस में आएगा, मालवेसी में आएगा, और जितने भी दलहनी पौधे हैं वो आपका ल्यूमिनेसी में आ जाते हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अभी मैंने बताया कि सोलेनेसी में जो है आपका आलू, मिर्च, प्याज, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आलू, मिर्च और बैगन। आगे मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो देखो पुरुषों का जो यौन गुणसूत्र होता है उसमें XY होता है, जबकि स्त्री वाले में जो है वो आपका XX होता है। ठीक, आगे पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन का जो कारण होता है वो होता है आपका कॉलन काइमा के कारण ही जो है पौधे जो है वो लचीलापन उनमें रहता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो जल पाया जाता है, और इसके अलावा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका कार्बनिक पदार्थ, वसा, ये सारे भी पाए जाते हैं, लेकिन 80% मात्रा जो है वो आपका जल का पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा है। वायु कोशिका, उसके बाद कंठ नली, श्वास नलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो श्वसन तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले तो हमारा जो नासिका है, नाक है, वो आ जाता है। नाक के बाद क्या है कि ग्रसनी आ जाती है, ग्रसनी। ठीक है, और ग्रसनी के बाद आता है हमारा कंठ नली आ जाता है। कंठ नली के बाद फिर आता है ब्रोंकाई, उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंचियोल्स और एलिबियोल और फेफड़ा, तो ये सारे जो है आपकी श्वास नली में आते हैं, श्वसन तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, देखते आगे। पूछा जा रहा है एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में कौन इस घटना की व्याख्या करता है। तो देखो ये जो घटना है उसका व्याख्या करेगा समय सापेक्ष होता है
प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके द्वारा ये बताया जा रहा है एक्चुअल में क्या है कि यह जो घटना है वो आपको आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसका परिणाम बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी में बोला गया कि जो टाइम होता है वो निरपेक्ष होता है, जबकि जो पर्यवेक्षक होता है वो गति पर के सापेक्ष पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखो, एमीटर क्या होता है, ये आपको विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर क्या है कि ये वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। कमानीदार तराजू जो है वो आपका किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके का क्या है, खिंचाव को मापने का काम करता है कमानीदार तराजू, और खिंचाव को मापने का काम करेगा तो ये एक तरीके से बल मापने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण बल के दूरी के बीच संबंध का अच्छा वर्णन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के दूरी के बीच का जो संबंध है वो यहाँ पे कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, एंडर्स सेलियस या विलियम थॉमसन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल थर्मामीटर का जो आविष्कार करने का श्रेय जाता है वो आपका जाता है ग्रेबियल फॉरेनहाइट को। ग्रेबियल फॉरेनहाइट को जो है इसका आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। जब कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, साइड मिरर में हमें क्या चाहिए कि छोटे आकार में जो है हम वस्तुओं को देख सके, तो उसके लिए जो दर्पण यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए जैसे जितना ज़्यादा मतलब उच्च आवृत्ति वाला होगा उसका तरंग दैर्घ्य जो है उतना ही कम होता है। फिर पूछा जा रहा है कि एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधात्मक क्या होती है। तो देखो, इंसुलेटर का मतलब ही होता है विद्युत रोधी, और वैसे में जो विद्युत को रोकने का काम कौन करेगा, जिसका कि प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है उच्च हो। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे जो है वो आपका इंसुलेटर का काम करते हैं। आप आयरन वगैरह में भी देखते हो जो क्या बोलते हैं, जो हत्था होता है वो आपका क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ होता है। आगे निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। पारा, चांदी, प्लेटिनम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु के रूप में जानी जाती है, और इसका जो घनत्व होता है वो माना जाता है 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये इसका घनत्व माना जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है इसी का मतलब सबसे भारी धातु इसी को माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है ऑक्सीकारक निम्न में से क्या होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं वो, या फिर विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ये सहायक भी होते हैं ऑक्सीकारक, और विद्युत ऋणात्मक अवयव भी प्रदान करते हैं। और ए और बी दोनों सही होने के कारण जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है वो हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है। तो हाइड्रोजन श्रेणी के अंतर्गत आपका कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है वो हाइड्रोजन के अंतर्गत आता है। और ये अगर पूछा जाए कि ये आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं, तो 17वें वर्ग में जो है हाइड्रोजन तत्व मौजूद होता है। और इसमें आयोडीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सोडियम नहीं आता इसमें। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका फ्लोरीन हो जाता है। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में एक से अधिक। आगे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। उसमें क्या होता है कि दो जो है छोटे परमाणु मिलके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ होता है संलयन अभिक्रिया में। जबकि विघटन में होता है कि एक बड़ा जो नाभिक है वो टूट के छोटे नाभिक के रूप में विखंडित होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो हमारा सन लाइट मिलता है सूर्य से, तो सूर्य में जो है वो आपका नाभिकीय संलयन की ही प्रतिक्रिया देखी जाती है। फिर पूछा जा रहा है पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? कार्बन, प्लेटिनम, चांदी, सोना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे जो भारी तत्व माना जाता है वो आपका माना जाता है ऑस्मियम को। ठीक है, ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी माना जाता है, ऑस्मियम। तो ये याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है? तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और लाल चींटी में क्या पाया जाता है? ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में आपको मैलिक एसिड मिलेगा, मैलिक एसिड। फिर दूध में जो है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड यहाँ भी पाया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो दूध में जो प्योर दूध होता है उसमें नहीं पाया जाता। जब दूध आपका खट्टा हो जाए या फिर वो दही बन जाए तब जाके उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा आती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा जो रसायन विज्ञान का जनक है वो माना जाता है आपका लेवेजियर को, लेवेजियर को जो है माना जाता है। जबकि अरस्तु क्या है कि आपका जो है जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जॉन डाल्टन को क्या बोला जाता है? इन्हीं बोला जाता है परमाणुवाद का जनक। परमाणुवाद का जनक जो है वो जॉन डाल्टन को बोला जाता है। और न्यूटन के बारे में तो मालूम है कि न्यूटन जो है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड, और इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है नहीं होती है। तो याद रखिएगा केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और इसलिए क्या है कि कुछ पदार्थ को जो है वो जो हवा में मतलब जल जाते हैं उन्हें क्या होता है केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। जैसे सोडियम वगैरह को जो है वो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा जो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, उसी के तहत यह प्रावधान किया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। ये बात की गई थी 70 जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके अंतर्गत किया गया था 1992 में। और 72वां और 73वां संविधान संशोधन तो मालूम ही है, ये दोनों आपका किससे रिलेटेड है? तो 72वां जो है आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, और जबकि 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम पंचायत से। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक है ये आपका नगर पालिका या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड होगा। जबकि जो 71वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, जिसमें कि आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 71वां किसे है? तो 8वीं अनुसूची के भाषा में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 72वां में है, इसमें क्या था कि संविधान में जो है अनुसूचित जाति के लोगों के सीटों के आरक्षण के बारे में बात की गई थी। जबकि 73 जो है ग्राम पंचायत और 74 जो है नगर पालिका से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये किस मामले में दिया गया था? ये पूछा गया। तो याद रखिएगा ये केशवानंद भारती और केरल बनाम जो मामला था उसमें आया था। मेनली अगर एक मेन चीज़ आप याद रखिए, ये इसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो रूल है वो आपका आया किस में था? तो वो आपका केशवानंद भारती और केरल बनाम राज्य में ही आया था। फिर पूछा जा रहा है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज किस में आता है? ये आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत,
राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और इसीलिए जो है पंचायती राज में जो इलेक्शन वगैरह होता है वो सभी जो है राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता। आगे पूछा जा रहा है बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि 6 सीटें जो है वो आपका एससी के लिए सुरक्षित है लोकसभा में। कितना? 6 सीट। आगे पूछा जा रहा है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया था। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 45 में इसका वर्णन था, और फिर बाद में जो है मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 21A में ये बात कर दी गई थी, इसका वर्णन किया गया था। और फिर अगर आप देखो तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी ये शामिल कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312 के तहत जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जाती है। आगे है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। 1964, 1965, 1966 या 1968। तो इसका सही आंसर होगा 1968। 1968 में ही जो है वो पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। और ये अगर पूछा जाए कौन सी सभा में, तो चौथी जो लोकसभा था उसी में ये विधेयक आपका लाया गया था। ठीक है, और ये पारित कब हुआ था। ये देखो लोकसभा से 1969 में ये पारित हो गया, लेकिन बाद में फिर राज्यसभा में ये विलंबित रह गया था। तो ये पूरी तरीके से संसद से पारित नहीं हुआ था। फाइनली क्या है कि अन्ना हजारे के द्वारा जो आंदोलन वगैरह किया गया था उसके बाद 2011 में जो है 2011 में ये फाइनली लोकपाल विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो ये भी याद रखिए कब पास किया गया, तो 2011 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया था। और एक्चुअल में क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठित हो जाता है, और उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर को क्या होता है कि नेहरू के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी याद रखिए उद्देश्य प्रस्ताव। आगे की संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत इसे हटा दिया गया था, और वर्तमान में इसे हटा के क्या कर दिया गया है, ये आपका विधिक अधिकार है जो आर्टिकल 300 के तहत वर्णित है। आगे किस वर्ष में राज प्रमुख के पद नाम को बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। देखो पहले राज्यपाल की जगह पे यूज होता था राज प्रमुख, अब उसी को पूछा जा रहा है कि कब जो ये नाम चेंज करके जो है राज प्रमुख से राज्यपाल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1956 में। 1956 में ये चेंजेस की गई थी। आगे भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक तो इस पे नहीं होगा, वित्त विधेयक पे नहीं होगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पे भी नहीं होगा। ये जो है सिंपल जो साधारण विधेयक होता है उसके लिए लाया जाता है। और आपको अगर पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल के तहत आता है तो 108 के तहत आता है। और इसकी बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो जो लोकसभा का सभापति है उसके द्वारा किया जाएगा, और उसके अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति के द्वारा ये अध्यक्षता की जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा जो सरकारी आयोग का गठन है वो आपका होता है 1983 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या था कि 3 सदस्यीय ये आयोग होता है, सरकारी आयोग 3 सदस्यीय आयोग होता है। और इसके कई सारे रिकमेंडेशन जो है फिर बाद में मान लिए भी जाते हैं केंद्र राज्य सरकारों के संबंध को सुदृढ़ करने के लिए। पूछा जा रहा है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा इन सब में जो है वो संथाली भाषा होगी। ऐसे कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली
और संथाली। ये 4 भाषाएं जो है वो आपका 2003 में जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के तहत? तो 92वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। कौन से अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आगे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो याद रखिए ये जो सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसी के अंतर्गत ये किया गया था। और मालूम होगा कि ये कब से कब तक है? तो 56 से 61 तक है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा जर्मनी की मदद से। जर्मनी की मदद से जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो देखिए राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है वो घटता जा रहा है। देखो जैसे जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था अगर वो विकसित होती जाएगी तो उसका जो मतलब परसेंटेज होगा वो कृषि या प्राथमिक क्षेत्र पे कम होगा, और जो से टर्शियरी क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका योगदान होगा राष्ट्रीय सेवा में, राष्ट्रीय आय में। तो यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या होगा? तो याद रखिएगा 6.5% से जो है वो अनुमान है कि हम लोग ग्रो करेंगे, 6.5%। आगे कि स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? सिंपल ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा आर.के. शनमुखम सेठी ने जो है ये पेश किया था। और कब पेश किया था? तो इन्होंने जो 26 नवंबर 1947 को ये पेश किया था, भारत का पहला केंद्रीय बजट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और, भारत का अगर पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो ये 1 अप्रैल से लेके जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। आगे पूछा जा रहा है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में जो है आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी 1840 ईस्वी में ही। तो ये काफ़ी मतलब पुराना है और ये किया गया था। और पूछा जाए कि बिहार में पहला कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा बिहार में जो बेतिया है, बेतिया में पहली बार चीनी मिल की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है कि रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा रोहिला नेशनल पार्क जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये कस्तूरी हिरण के लिए जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मतलब कि कौन सा एक लौह अयस्क है वो खनन क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये बोलने चाह रहा है। कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र, अच्छा कौन सा जो क्षेत्र है वहाँ पे लौह अयस्क नहीं मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो बैलाडीला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मयूरभंज, यहाँ पे भी जो है लोहे के मतलब अवशेष मिल जाते हैं, अयस्क मिल जाते हैं। और इसके अलावा अनंतपुर में भी मिल जाता है, जबकि जो है आपका मलाज खंड जो है वहाँ पे आपको लौह अयस्क की खानें नहीं मिलेंगी। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये भी जान लीजिए ये बैलाडीला कहाँ पे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है। और अनंतपुर कहाँ है? तो अनंतपुर जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और मयूरभंज कहाँ है? ये आपको मालूम होगा कि ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पंचनद में सम्मिलित नहीं है? झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु। देखो पंचनद के अंतर्गत जो है आपका 5 नदियाँ आती है, उसमें आपका हो जाता है झेलम, सतलज, ब्यास, उसके बाद हो गया राबी और एक आपका चिनाब आ जाता है। ये 5 नदियाँ जो है वो पंचनद के नाम से जानी जाती हैं और इसी के ऊपर जो है पंजाब का नाम रखा गया। अब प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होता है? प्रति चक्रवात में तापमान में वृद्धि होती है, तेज़ हवा चलती है, तेज़ बारिश होता है, यह स्वच्छ आसमान होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आसमान जो है वो साफ होता है। ठीक है, और आपको मालूम होगा जो प्रति चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात में जो है वो केंद्र में क्या होगा? तो केंद्र में जो है वो आपका हाई प्रेशर होगा और बाहर में जो है वो आपका लो प्रेशर होगा। ठीक, इसमें हवाई क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर
जाती है। आगे पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, परम शक्ति को स्थापित किया गया है आपका आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि आईआईटी गुवाहाटी में क्या रखा गया, तो यहाँ पे कामरूप रखा गया, कामरूप। और आईआईटी गांधीनगर में कौन सा है, तो आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत है, परम अनंत। ये सारे जो है सुपर कंप्यूटर हैं। और आईआईटी रुड़की में कौन सा है, तो परम गंगा। ये सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका आईआईटी रुड़की में रखा गया। आगे पूछा जा रहा है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वो आपका केरल से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गिरना सिंचाई परियोजना एक याद रखिएगा कि उसका संबंध जो है वो आपका कहाँ से है, महाराष्ट्र से, गिरना। फिर है काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो काराकुम रेगिस्तान जो है आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। और ऑप्शन में ये मेंशन नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, काराकुम जो रेगिस्तान है वो आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। फिर म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ किसका लग रहा है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री लग रहा है, दूसरा है कि मिजोरम का, मिजोरम के बाद जो है आपको नागालैंड मिलेगा, नागालैंड और मणिपुर। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री जो है वो आपका म्यांमार के साथ टच करती है। आगे नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। तो ये दोनों जो है आपका हिमाद्री के भाग कहलाते हैं, हिमाद्री के। और इसी को क्या है कि बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बृहद हिमालय। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। 100 नंबर देखते हैं। पूछा जा रहा है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो कौन जोड़ता है, देखो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ने का जो काम है वो आपका किया जाता है डंकन पास के द्वारा, डंकन पास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर पाक स्ट्रेट की बात करें तो ये जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम जो है ये आपका पाक स्ट्रेट के द्वारा होता है। उसके बाद कोको स्ट्रेट क्या है, तो कोको स्ट्रेट ये आपका ऊपर का जो पार्ट है वो, ये अंडमान निकोबार का जो उत्तरी छोर है उसे और म्यांमार का जो कोको द्वीप है उसको जोड़ने का काम करता है कोको स्ट्रेट। तो वो आप याद रखिएगा। फिर जो एक है आपका 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये क्या करता है कि जो लघु अंडमान है, ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार दोनों को के बीच स्थित है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये आपका जीके का सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। अब मैथ का सेक्शन है तो उसे हम लोग जो है उसके आंसर को देख लेंगे। देखते हैं 101 नंबर। तो 101 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मिनट। फिर है कि एक पिता और उसके पुत्र है जो 102 नंबर है, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 20 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर को देखते हैं। 103 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5:3। 104 नंबर देखते हैं। 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 1:2। 1:2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 105 नंबर। 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12,500। 106 का हो जाएगा डी नंबर आपका 88 जो है 88 फीट आपका करेक्ट आंसर आएगा। 107 नंबर देखते हैं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 320 रुपया। 108 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। उसके बाद फिर 109 नंबर देखते हैं। 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 992। और 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 लीटर। 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत ध्वज जो है वो आत्मसमर्पण को प्रदर्शित करता है। 112 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ या राकेश। 113 का ई नंबर हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 5 ईयर्स। उसके बाद फिर 114 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, के। 115 देखते हैं। 115 का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका आएगा डी नंबर, और 116 का हो जाएगा बी। 117 का ये आपका बी हो जाएगा, और 118 का हो जाएगा
डी नंबर, 119 आपका होगा बी 342 और 120 नंबर जो है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, अर्थात पी जो है सबसे लंबा है। तो इस तरीके से जो है आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 7 में।